एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इस बीच आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। 5 लाख तक कर्ज, सस्ते ब्याज पर किसानों को कर्ज, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी फल की पैदावार बढ़ाने पर बल और आंगनबाड़ी 2 प्रोग्राम के ऐलान की घोषणा गरीबों को, किसानों को और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होंगे। सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अगले 5 वर्ष में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति को 2 करोड़ तक की टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क के लिए वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दिशा से अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने, ये सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। आगामी 3 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करने की घोषणा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ स्किलिंग, द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना से हमारे युवाओं को एक वैश्विक पहचान मिलेगी। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य की योजना की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के करीब 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से इस योजना का किसान सबसे बड़ा लाभार्थी बनेगा और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो घोषणा की गई है, इसकी सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए तक किया जाना, यह भी अभिनंदनीय है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प पथ पर तेज गति से ले जाने वाला यह बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को और आगे तेजी के साथ बढ़ाने का, तीसरे टर्म में इस 3 गुना स्पीड को प्रदर्शित करता है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समाज का हर तबका इस युगांतरकारी विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने वाले बजट का स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। तो हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे जुड़े हुए हैं। निपुण जी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। निपुण जी, देखिए जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ अमेरिका में और कहीं ना कहीं ये जो दोस्ती है, ये जो संबंध है, इसका प्रभाव भारत में भी बहुत पड़ता है। तो क्या ये समझा जाए कि सत्ता परिवर्तन के बाद का ही ये प्रभाव है कि इस बार का बजट ऐसा आया? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार आपने देखा था जब बजट से उम्मीद तो काफी थी, लेकिन उम्मीद पर वो बजट खरा नहीं उतर पाया था आम जनता के। देखिए, बड़ा सुंदर आपने क्वेश्चन किया और मैंने पहले भी बोला था कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ये कहते हैं मेक इन अमेरिका, और देखिए अभी हम देखें 3 देश, इधर चाइना, इधर अमेरिका और इधर हमारा प्यारा भारत। चाइना पहले से मेक इन चाइना लेके चल रहा था कि मेड इन चाइना, मेक इन चाइना दोनों लेके चल रहा था। हम लोगों ने मेक इन इंडिया जब लॉन्च किया 2014 में, हम बात करें 25 सितंबर 2014, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी समय कहा था कि हमारे पास में वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकती है, और वो है 3D।
3D यानी कि डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, ये तीनों बातें प्रधानमंत्री मोदी ने बोली 2014 में। और देखिए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो 2017 में पावर में आते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी उस तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन इस बार बहुत ओपनली उन्होंने क्या किया कि मेक इन अमेरिका की उन्होंने बात की। उस समय अमेरिका फर्स्ट की बात की थी। हम देखें तो मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री ने पहले बोला था कि हम भारत पर फोकस करेंगे, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं 2017 में अमेरिका फर्स्ट। और इस बार जब हम देखते हैं कि भारत सरकार लगातार अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाने के लिए अपने इंफ्रा पे काम कर रही थी, तो इंफ्रा को देखते हुए इस बार जो मिडिल क्लास को राहत दी, तो ये मैं मानता हूँ कि एक स्ट्रैटेजी थी पहले से गवर्नमेंट लेके चल रही थी कि हमको कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत को। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी राष्ट्र का अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, उसको आपको क्या करना है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो पहला काम था आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। गवर्नमेंट उस पर काफ़ी काम कर चुकी है, अब बाकी और कर भी रही है। और साथ था कि लोगों की जेब में पैसा डालना। अभी राजेश भाई साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि देखिए दो तरीके हैं, या तो हम पब्लिक और सरकार क्या करे, जनता से टैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा करे, और फिर क्या करे, वो जनता क्या करे, उसको एक्सपेंड करे, मतलब सरकार उसको क्या करे, लोगों के ऊपर पैसा लगाए। लेकिन इस बार सरकार ने क्या किया कि जनता के पास ही पैसा छोड़ा कि भाई आप ही अपने अकॉर्डिंग क्या करें, पैसा लगाएं। तो मैं ये मानता हूं कि जब हम जनता के ऊपर विश्वास करती है सरकार, और इस प्रकार से एक बड़े यानी कि 1,80,000 करदाताओं को आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, उनको फ्री हैंड आपने दे दिया, तो आज उनकी सेविंग देखिए, बार बार एक हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि आज की सेविंग कल की कैपिटल, और कल की जो कैपिटल है वो बनती है आपका इन्वेस्टमेंट। तो जब मैं देखता हूं कि इस प्रकार का जब आपके यहाँ पर टैक्स को रिलीफ मिलेगा, तो केवल भारतीय कंपनियां उत्साहित नहीं होंगी, भारतीय कंज्यूमर उत्साहित नहीं होंगे, बल्कि जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्साहित होगी, क्योंकि वो देखेगी कि मिडिल क्लास के जेब में पैसा है और मिडिल क्लास जो है वो खर्च करने के लिए तैयार है। तो जो मैंने कहा कि पीएम मोदी कह रहे थे डिमांड, तो डिमांड भारत की और बढ़ेगी, इससे और भी ज्यादा भारत में विदेशी कंपनियां आकर्षित होगी। तो मैं देखता हूं कि वो जो एक अमेरिका और भारत का जो एक फ्रेंडशिप, हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो काम करने का तरीका है और पीएम मोदी का जो काम करने का तरीका है, इसमें काफी आपको सिमिलरिटी दिखने को मिलेगी, खास तौर से इस बात को लेकर, यानी कि एक मिडिल क्लास को आपको क्या करना है, टैक्स रिलीफ देना है। ठीक है, हम बाकी गेस्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। है बजट देश के सभी वर्गों जैसे किसान भाइयों, मेहनतकश मजदूरों, महिला, युवा, कर्मचारी, एमएसएमई व मध्यम वर्ग की आशाओं पर पूर्णतः खरा उतरने वाला ये बजट है। इस प्रकार ये बजट सभी मायनों में ऐतिहासिक है और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं तथा गरीब पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसान के लिए बजट में घोषित की गई योजनाएं जैसे पीएम धन धान्य कृषि योजना, ग्रामीण समृद्धि योजना, एग्रीकल्चर क्रेडिट कार्ड की बढ़ाई गई सीमा से कृषि विकास और किसानों का कल्याण सुनिश्चित हो सकेगा। देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एमएसएमई हेतु किए गए प्रावधान से देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, यह देश आत्मनिर्भर प्राप्त करेगा। स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे द्वारा जो प्रमुख मुद्दे जैसे जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाना, पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए विशेष सहायता प्रदान करना एवं राज्य को पूंजीगत निवेश के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने वाली हमारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यह बजट निश्चित रूप से विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने वाला है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को जो आशा और उम्मीद थी उसके हिसाब से आपने बजट दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए मनीष सिन्हा जी का रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, 18 लाख की कमाई पर होगी 70,000 की बचत, और ये भी जानकारी जब बजट पेश किया गया उसके बाद जब सामने आई तो लोगों के चेहरे मुस्कुराए, क्योंकि देखिए जहां 12 लाख पर छूट है तो वहीं अगर 18 है तो उस पर 75,000 से ज्यादा की बचत भी लोगों को होगी। जरा ये भी समझाइए ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आपका जो सवाल है इसमें आंसर बहुत सारे छुपे हुए हैं। जैसे आपने अभी एक सवाल लोगों के बीच में चल रहा है कि जब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है तो ये स्लैब रेट क्यों दिया हुआ, 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 के बीच में 5%, 8 से 12 के बीच में। तो इस सवाल का जवाब मैं अब देता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति का इनकम 12 लाख तक है, अगर वो बिजनेस ऑनर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही व्यक्ति अगर वो जॉब कर रहा है तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। रीजन 12,75,000 में 75,000 का न्यू टैक्स रिसीव में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो हो गया आपका 12 लाख। तो 12 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। नाउ अब आपका सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम, आपने 18 बोला था, कितना बोला था दीपिका जी? जी 18 लाख। 18 लाख। तो जब 18 लाख का इनकम होगा तो 12 लाख तक नील नहीं होगा, अब इस पर स्लैब रेट चालू होगा। इट मीन 4 लाख तक कुछ नहीं, 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5%, ये पूरा स्लैब के अनुसार कैलकुलेशन होगा। फिर भी जो पिछले साल तक का स्लैब रेट था और इस साल का जो नया स्लैब रेट है, यहाँ पर तकरीबन 60 से 70,000 का बचत होने वाला है। और अगेन अगर आपके पास पैसा बचेगा तो आप उसे इन्वेस्टमेंट करोगे। इन्वेस्टमेंट आप या तो म्यूचुअल फंड में हो, बैंक में हो, किसी इंश्योरेंस में हो या शेयर्स में, या आप उसको खर्च करोगे। इसके साथ एक और सवाल आपको बता देता हूँ कि लोगों के पास ना एक कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में जाऊँ या न्यू टैक्स रेजिम में जाऊँ। पिछले साल तक जो न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम का जो ब्रेक इवन पॉइंट था वो 3.5 लाख डिडक्शन का था। लाइक आपके पास 80C, हाउसिंग लोन और HRA का बेनिफिट 3.5 लाख से ज़्यादा है, तब आपके लिए ओल्ड बेनिफिशियल था, अदरवाइज आपको न्यू ऑप्ट करना था। अब इस बास्केट को इतना इंक्रीज कर दिया गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट अप्रॉक्स 8 से 9 लाख हो चुका है। तो अगर आपका टोटल डिडक्शन, टोटल एग्जम्पशन 8 से 9 लाख होगा तभी आप ओल्ड में जाओगे। तो जो लोग अभी तक ओल्ड में थे, कुछ इस साल में जो रिटर्न फाइल हुआ इसमें तकरीबन 60 to 65% लोगों ने न्यू ऑप्ट कर रखे थे। अब हो गया न्यू, जो ओल्ड ऑप्ट करके अब उन्हें भी न्यू टैक्स रिजीम में आना पड़ेगा, नहीं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो आपका जो सवाल है कि जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट इनडायरेक्टली आगे देखने को मिलेगा। ठीक है। और देखिए जिस तरह से इनकम टैक्स पर छूट, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आम लोगों के लिए। खासकर राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते ऐलान करेंगी, ऐसी भी जानकारी है। तो इस बिल में आखिर क्या क्या छूट दी जा सकती है, क्या उम्मीद आम जनता कर सकती है? बिल्कुल, जैसे वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में कहा है कि वो लगभग 1 हफ्ते में नए इनकम टैक्स बिल को पेश करेंगे। नए इनकम टैक्स बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स का कानून है वो 1962 का बना हुआ चलता आ रहा है और समय समय पर उसमें बहुत सारे हर साल परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो कोई कोई धाराएं हैं जो एक धारा कई पेज में चल रही है। परिवर्तन होते होते उसमें इतने सारे प्रोविजो, इतने सारे एक्सप्लेनेशन, इतने सारे क्लैरिफिकेशन हो गए कि अब उनको सिंप्लीफाई करना आवश्यक है ताकि एक आम व्यक्ति उसे बहुत सरल भाषा में समझ सके तथा इनकम टैक्स का सरलीकरण हो सके। देखिए इनकम टैक्स में उन्हें जो छूट देनी होती है वो बजट भाषण में भी बजट के माध्यम से दे सकते हैं और फाइनेंस बिल के माध्यम से भी दे सकते हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट की आवश्यकता इसलिए थी कि बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे स्पष्टीकरण जिसके लिए एक आम आदमी को टैक्स समझ में नहीं आता है और उसी से बेसिक जो राय लेनी पड़ती है। और एक बात कि जिस प्रकार से अब इनकम टैक्स में जो लिटिगेशन देख रहे हैं, आज लगभग 32,000 करोड़ रुपए के लिटिगेशन कोर्टों में पेंडिंग है, जिसके लिए सरकार अभी विवाद से विश्वास एक स्कीम भी लेकर के आई हुई है। तो अगर कानून स्पष्ट होता है, सरल होता है, तो उसकी पालना भी सरल होती है और उसमें लिटिगेशन नहीं होते हैं। तो इस तरह से नागरिक भी और सरकार भी आपस में वाद विवाद में फंसने की संभावना कम हो जाती है।
इसलिए सरकार जो नया इनकम टैक्स बिल लेकर के आने वाली है, मुझे लगता है कि उसमें छूट से अधिक इनकम टैक्स के कानून की सरलता पर बल दिया जा सकेगा, जो एक सरल कानून हो, जो सबको समझ में आ सके और उसकी आसानी से कोई भी व्यक्ति पालना कर सके। बिल्कुल और जैसे हम जी 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 बिल्कुल, जैसे हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे इस बजट को लेकर के, तो इनकम टैक्स देने वालों के अलावा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, और इस बजट में सरकार बेरोजगारी के एक बीमारी को दूर करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए जिस प्रकार से प्रावधान लेकर के आई है, वो वाकई स्वागत योग्य है, जिससे भारत के विकास में बहुत बड़ा लाभ हमें मिलने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्होंने स्कूल लेवल से बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर में ध्यान दिया है। अभी मैं देख रहा था कि नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी की स्थापना, नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंसी इन एआई की स्थापना, हर सरकारी स्कूल में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा और 50,000 टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा। उससे स्कूल लेवल पर, एजुकेशन लेवल पर बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा, उनकी अपस्किलिंग होगी, तो वे एम्प्लॉयमेंट के लायक बनेंगे, स्वावलंबन के लायक बनेंगे, खुद रोजगार देने वाले बन सकेंगे। जी उमेश जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा तो 100% एफडीआई का ऐलान होगा, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात कर लें, टैक्स में तो राहत दी गई, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश की बात आखिर कितना फायदेमंद हो सकता है देश के लिए, पब्लिक के लिए? उमेश जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पूछा आपने। एफडीआई जो हमें इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरीके से छूट दे दी गई है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, लेकिन हम एफडीआई को पूरे तरीके से अगर लागू करें, देश में उसके प्रत्येक क्षेत्र पर अगर लागू हो, तो उसका ज्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ स्वरोजगार की ओर जो बढ़ावा दिया गया है, मैं इसमें कहना चाहता था कि अगर सरकारी नौकरियों की तरफ भी चलता जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी स्वरोजगार के लिए बहुत कम प्रेरित होते हैं, जबकि नौकरी की तरफ ज्यादा रहते हैं, नौकरियों की तरफ उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स में हमको छूट दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं विश्लेषण आलोचना की तरफ भी जाता है। हमारा इनकम टैक्स में छूट दी गई जी, लेकिन जीएसटी, सर्विस टैक्स, सेल्स, सड़क पर चलने के लिए टोल टैक्स, ये इतने ज्यादा है कि हमको लगता नहीं है कि ये जो हमें आयकर पे छूट मिली है, हो सकता है ये उतने की भरपाई ही कर पाए। बहुत अधिक लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। दूसरी तरफ हमें कर्ज दिए जा रहे हैं, वापस भी करने होंगे, और उस कर्ज को वापस करने में किस हद तक सफल होंगे, बहुत सारी संभावनाएं हैं इस तरीके की हैं। महंगाई में अगर राहत नहीं मिलती है, तो इस बजट का जो टैक्स में छूट दी गई है बहुत अधिक लाभ है। सरकार को दूसरी तरफ भी निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा। जी ठीक है निपुण जी, देखिए जिस तरह से उमेश जी ने भी जिक्र किया कि जीएसटी, सर्विस टैक्स, तो ये जस की तस है, ठीक है, आप यहाँ से नहीं ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दूसरी तरफ से तो आम जनता भर ही रही है, और विपक्ष भी कह रहा है कि आपने एकदम से ये ऐलान तो कर दिया कि जिनकी 12 लाख सैलरी है उन्हें बजट टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देश को एक बार फिर से कर्जदार बनाने के रास्ते पर ये बीजेपी आगे बढ़ रही है। देखिए पूजा जी, बिल्कुल सही बात, आपका प्रश्न सही है। मैं अभी पूर्ववर्ती को सुन भी रहा था। देखिए एक बात आप समझिए, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? पैसा भाई 4 तरीके हैं सरकार का पैसा आने के। एक तरीका है रेवेन्यू, सरकार का एक रेवेन्यू है जो सरकार की इनकम होती है। दूसरा है टैक्स, और तीसरा है लोन, और चौथा है आपका एफडीआई, जिसको हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएं और रेवेन्यू के साथ हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। लेकिन जिस प्रकार से आज अमेरिका एक प्रोटेक्शनिज्म की ओर, कि
कि अपने आप को एक संरक्षणवाद की ओर लेके जा रहा जी। है। तो क्यों ना अगर हम अपनी जनता को ही इतना मजबूत बनाएं कि वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाए और हमको लोन लेने, देखिए लोन लेने की बात क्या होती है कि सरकार किस चीज़ के लिए लोन ले रही है। एक तो लोन होता है कि जो हम लोग चावाक दर्शन पढ़ते हैं, ऋणम कृत्वा गृहीतम पिबेत, क्या उस थ्योरी पे ले रही है या उस लोन को एसेट बना रही है। भाई हम लोग भी घर बनाते हैं, गाड़ी बना, सब कुछ बनाते हैं, वो हम लोग लोन पे लेते हैं, लेकिन लोन को लेकर हम एसेट बना रहे हैं या लोन को लेकर पार्टी कर रहे हैं। तो अगर पार्टी कर रहे हैं तो गलत है, हम इसको एंजॉय में कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर उसका एसेट बन रहा है तो उस एसेट की तो एक वैल्यू बढ़ेगी। आज मैंने मान लो लिया 2 लाख का, 2 करोड़ का मैंने लोन लिया और 2 करोड़ से मैंने 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, तो एक समय आने के बाद 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी 8 करोड़ की भी तो होगी ना प्रॉपर्टी। तो 2 करोड़ के लोन पर मैंने कितना इंटरेस्ट दे दिया। तो कैलकुलेट कई तरीकों से हमको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उसको देखते हुए सरकार को अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ता है। और देखिए फिर एक बात है, भाई फंड इतना है, उस फंड को कैसे मैनेज करना है, यही तो काम है। बजट है क्या? बजट की अगर हम बात करें कि वार्षिक वित्तीय विवरण इसको हम लोग बोलते हैं, एनुअल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, कि हमारे पास जो पैसा है उसको मैनेज कैसे करना है। और ये मैनेजमेंट की स्किल ही होती है गवर्नमेंट की कि उसको हमको किस सेक्टर में कितना लगाएं, कहाँ पर रिबेट दें, कहाँ से कैसा रिजल्ट आए। और कई बार क्या होता है, हमको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ये नहीं कि आपको मान लेना है कि ये भविष्य में भी ऐसा चलता रहेगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट का हमको लाभ मिला तो ये आगे कंटिन्यू रहेगा, अगर लगता है हम लैग खा गए तो चेंज किया जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सरकार को रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क, हाँ अब ये बात है कि रिस्क वो कितना कैलकुलेटेड है, कितना कैलकुलेशन में की गई है, ये आने वाले समय में दिखाई देगा। बाकी हमारे साथ जो अर्थशास्त्री वो मुझे अच्छा बताएंगे, लेकिन जो मेरी एक बेसिक समझ है अर्थव्यवस्था को लेकर, मैं उस समझ के आपसे बता रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बजट बहुत अच्छा है। और जो हमारे भविष्य का, जो हम भारत की एक संकल्पना लेके चल रहे हैं, या विकसित भारत की जो संकल्पना लेके चल रहे हैं, उसकी ओर बढ़ता हुआ मुझे एक कदम दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने अपना कीमती समय न्यूज़ इंडिया को दिया। और देखिए बजट पेश हो चुका है, चाहे उम्मीद कितनी ही की गई हो, कई लोग डिसअपॉइंट हुए तो कई लोगों को खुशी भी हुई, और अब इंतजार किया जा रहा है बाकी और ऐलान का। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।